आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। होली की छुट्टी के बाद आज एक बार फिर से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अवकाश के बाद भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने को लेकर बीजेपी के रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही। बीजेपी का दावा है कि जेवीएम के बीजेपी में विलय को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल जाने के बाद अब स्पीकर को बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना होगा, और अगर स्पीकर अब भी अपना फैसला नहीं बदलते तो प्रदेश बीजेपी हेमंत सरकार पर मनमानी का आरोप लगाकर राज्य भर में आंदोलन करेगी। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुटकी ली है, कहा है कि वे देश भर में आंदोलन करें, उन्हें शुभकामनाएं हैं। तौर पर अब कोई किंतु और परंतु तो है ही नहीं। अब तो स्पष्ट रूप से है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो दिए गए निर्णय है वो निष्पक्ष है, संवैधानिक है, उसका आदर विधानसभा के अध्यक्ष को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका स्पष्ट है कि किसी न किसी इशारे पर कठपुतली बनकर वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और ज़मीन पर, सड़क पर हम संघर्ष करेंगे और जनता को एक ऐसे चीज़ों से वाकिफ़ कराएंगे कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है, क्योंकि आदिवासी नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को सब कोई जानता है। तो एक बार फिर आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करने की रणनीति तय हुई। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी बजट सत्र से पहले दिन ही हंगामा पर उतारू है और सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। आज भी हंगामे के आसार हैं। एक तरफ सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण लोकतांत्रिक मान्यताओं और परंपराओं को स्थापित करने के लिए सदन के बाहर और सदन के अंदर अपना विरोध आपत्ति व्यक्त करेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य सत्ता के ऐसा लगता है कि राज्य सत्ता के दबाव में निर्णय करने में देरी हो रही है और इसको लेकर के हम सदन से लेकर के सड़क तक अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और सदन के बाहर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी बातों को के माध्यम से हम नेता प्रतिपक्ष के निर्णय में हो रही देरी को लेकर के प्रतिकार करें। और बीजेपी विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश भी शामिल रहे। 13 मार्च को सुबह 10 बजे विधानसभा के सचिवालय में दीपक प्रकाश नामांकन करेंगे और संख्या बल के आधार पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत का दावा किया है। 13 तारीख को नामांकन हम सब करेंगे और नामांकन करने की तिथि भी तय की, पार्टी ने भी तय की है। 13 मार्च को 10:30 बजे हम लोग विधानसभा के सचिवालय में जाकर के अपना नामांकन भरेंगे। समय का इंतजार कीजिए, संख्या बल से ज़्यादा आपको नज़र आएगा। जब राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को आंकड़े ही नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा आश्चर्य का विषय है भैया। आंकड़े तो स्पष्ट है और मैं आज से नहीं पहले से कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है और इधर दीपक प्रकाश को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी। दोनों ही पक्षों को आजसू के समर्थन की उम्मीद है। बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि आजसू के साथ निर्दलीय विधायकों का भी उसे समर्थन मिलेगा और ऐसे में बीजेपी उस जादुई आंकड़े को छूती नजर आ रही है जिसकी जरूरत दूसरे उम्मीदवार को भी होगी। अरे बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास विधायक दल के विधायकों की संख्या है, इसलिए कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम सबों से बात करेंगे हम लोग और हमें पूरा विश्वास है कि जितनी जरूरत है विधायकों की उससे कहीं अधिक वोट हमारे पास है। नहीं, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि दूसरा सीट जो है राज्यसभा का वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, लेकिन लोग विश्वास करने के लिए तैयार। भैया आंकड़े बताते हैं ना,
हमारे आपके चाहने से नहीं होता, आंकड़ा जो चाहता है वही होता है। नहीं मिलेगा ही, ये कहना तो अभी मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। आजसू का जो स्टैंड रहा है भाजपा के विरोध का, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी जो सदन में दिखा, उनका राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल अलग है भाजपा से। और चूँकि हम झारखंड के विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और बहुत ही संवेदनशील और प्रतिबद्ध सरकार, तो मुझे लगता है कि अब इस स्थिति में आजसू भाजपा के साथ तो कतई नहीं जाएगी। क्रिकेट में दूसरा टर्म काफी जाना पहचाना नाम है। इसमें ऑफ स्पिन गेंदबाज लेग साइड से घूमने वाली गेंद डालकर बल्लेबाज को चकमा देता है। गेंद में इस परिवर्तन को बल्लेबाज भांप नहीं पाता और उसका स्टंप बिखर जाता है। बड़ा सवाल है कि क्या झारखंड में भी सियासत की पिच पर महागठबंधन भी दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर सियासी खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। महागठबंधन और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, लेकिन महागठबंधन अपने दूसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने वाला है। दूसरे प्रत्याशी के मैदान में आने से अब तक एक सीट के लिए जरूरी 28 वोट से 2 कदम दूर बीजेपी का खेल बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखना होगा कि क्रिकेट के मैच की तरह गेंदबाज का दूसरा बॉल बीजेपी के विकेट उखाड़ पाता है या फिर बीजेपी एक बेहतरीन बल्लेबाज की तरह दूसरी गेंद को हैंडल कर उसे सीमा रेखा के पार पहुंचाती है। और झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं और ऐसे में जीत का दावा कितना सही है वो वक्त बताएगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दांवपेंच और अंकों के गणित को देखते हुए जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया। उनकी जीत भी पक्की है। जीत पक्की इसलिए क्योंकि विधानसभा में जेएमएम के 29 विधायक हैं और जीत के लिए 27 की ही जरूरत है। लेकिन दूसरी सीट के लिए गठबंधन और साथ ही बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। अब जरा दूसरी सीट के सियासी गणित को समझिए। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मिलाकर कांग्रेस के 18 वोट हैं। शिबू सोरेन को वोट देने के बाद बचे जेएमएम के 2 वोट, आरजेडी के 1 वोट, यानी कांग्रेस के 18, जेएमएम के 2 और आरजेडी के 1 मिलकर 21 वोट हुए। गठबंधन की निगाहें इन पर भी हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव, एनसीपी और माले की भी अहम भूमिका होगी। एनसीपी और माले के 1-1 विधायक हैं। माना ये जा रहा है कि इन 4 विधायकों में से 3 का समर्थन गठबंधन को मिल सकता है। ऐसे में गठबंधन के पक्ष में कांग्रेस 18, जेएमएम के 2, आरजेडी के 1 और अन्य 3 सहित 24 वोट हो जाएंगे। लेकिन ये आंकड़ा भी जादुई आंकड़े से 3 कम है। हमारा वोट की अगर जरूरत पड़ी तो हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो गुरुजी तो एकदम निश्चित जीतेंगे, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसका तो कोई घोषणा हुआ नहीं है। तो हमको तो यूपीए के हैं, तो यूपीए से ही संबंध रखते हैं, तो वही बात करेंगे। इधर बीजेपी के पास बाबूलाल मरांडी को मिलाकर 26 विधायक हैं, लेकिन अगर आजसू साथ आता है तो बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की है। हालांकि आजसू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस बोलती है कि मेरे पास बहुमत है। क्या झारखंड की जनता को वो मूर्ख बनाना चाहते हैं? और जिनके पास 26 विधायक है उन्हें बोलते हैं आपके पास समर्थन नहीं है। पार्टी तय करेगी, एनडीए फोल्डर में जाएंगे या फिर पार्टी तय करेगी। ये किसी फोल्डर के आधार पर नहीं होगा, पहले होगा। मौजूदा समय में दूसरी सीट के लिए न तो गठबंधन न ही बीजेपी के पास जादुई आंकड़ा है। ऐसे में आजसू की भूमिका किंग मेकर की होगी। कुमारी प्रेरणा, न्यूज़ 18 रांची। और दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी ने झारखंड सरकार पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान को लेकर झारखंड के अपने कमांड एरिया में चरणबद्ध बिजली कटौती करनी शुरू कर दी। मंगलवार से डीवीसी झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JVVNL को 8 घंटे तक बिजली कटौती कर रहा है और डीवीसी की बिजली कटौती से धनबाद, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ में बिजली संकट गहरा गया है।
निगम ने अपनी मजबूरी बताते हुए 8 घंटे की कटौती को 18 घंटे तक ले जाने की बात कही है। राज्य सरकार पर नवंबर 2019 तक डीवीसी का बिजली आपूर्ति मद में बकाया 4,995 करोड़ है और डीवीसी ने साफ किया है कि बकाया भुगतान नहीं होने तक बिजली की कटौती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली संकट को परेशान करने वाली कार्रवाई बताया है और इसके साथ इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो बोकारो में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। डीवीसी ने 18 घंटे बिजली कटौती की बात की है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और सरकार से इस गंभीर समस्या से निपटने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल डीवीसी ने 4,995 करोड़ रुपए बकाया होने की बात कहकर झारखंड के 7 जिलों में 18 घंटे बिजली की कटौती करने का फरमान जारी किया। डीवीसी हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली आपूर्ति देने की बात कह रहा है। हो रही है और काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और ऐसे भी है इलेक्ट्रिसिटी आजकल ज़माना बिना हर कुछ जितना भी यूटेंसिल्स है, जितना भी हमारे यहाँ काम होता है, सारा कुछ बिजली पर डिपेंडेंट है, तो सब कुछ कम पड़ जा रहा है। परेशानी तो हो ही रहा है सर, परेशानी बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हवा पानी आया तो चार्ज का बिजली का ये नहीं, किसी को नहीं पता है कि एक बार गया और दोबारा कब आएगा। ये स्थिति आज से नहीं है, बहुत दिन से चल रही है। पानी उन्हीं का हम लोग को तो पानी बिजली से सब मोटर वोटर चलता है, संकट तो है ही है। अब सुबह लाइन नहीं है तो दोपहर में भी लाइन नहीं रहता है, फिर रात में भी नहीं रहता है, फिर 8 बजे के बाद लाइन रेगुलर देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ मेहर वेहर सब चीज़ ये जो काम है जो गलत हो रहा है। लेकिन अब क्या बताएं, सब जनता परेशान ऐसे भी है, हम लोग भी परेशान रहते हैं रात में। बिजली का को लेकर संकट आने का बहुत बड़ा संभावना है, क्योंकि कारण है कि बिजली पे ही आज का समय हर लोग निर्भर हो गए हैं। बच्चों का पढ़ाई हो या घर का पानी नल हो या बिजनेस जगत में देखिए तो बिजली को लेकर संकट बहुत गंभीर आ जाएगा। जैसा अगर बताया जा रहा है कि हर 6 घंटा में और 2 घंटा बिजली ही मिलेगा। और गिरिडीह में भी डीवीसी के फैसले से नाराजगी है। बीजेपी ने इसे जहां राज्य सरकार की विफलता करार दिया, वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीवीसी को निर्णय वापस लेने को कहा है। तो सीधे तौर पर सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके इसका निराकरण करना चाहिए था। जो मेरी जानकारी है कि लगभग 5,000 करोड़ का बकाया है सरकार के पास। तो सरकार अगर पैसा नहीं दे रही तो इसमें पब्लिक क्या क्या दोष है? देखिए, झारखंड में बिजली का जो बुरा हाल हुआ है, इससे पूरी जनता त्राहिमाम है और इस सरकार को पहल करनी चाहिए थी। ये पहली बार है कि होली जैसे पर्व में भी ब्लैकआउट की स्थिति रही गिरिडीह में। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। बिजली बहुत ज़रूरी चीज़ है, आधारभूत चीज़ है, जिस पर सारी जीवन शैली निर्भर करती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कोई बकाया हुआ है। डीवीसी पर पहले भी डीवीसी का जो बकाया है, हालांकि इसमें विवाद भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट कहना है कि जो बकाया है राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार इसको बकाया देने की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन आम जनता को बकाये के नाम पर कटौती करके प्रताड़ित नहीं किया जाए, क्योंकि सभी अस्पताल के में मरीज प्रभावित होते हैं, छात्र परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं, गृहिणियां प्रभावित हो रही हैं। रामगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अनियमितता बरते जाने पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आपको बताएं कि रामगढ़ प्रखंड के खाद्य आपूर्ति गोदाम में देर रात मोमबत्ती जलाकर अनाज का रखरखाव और उसका उठाव किया जा रहा था, जबकि निगम के मुताबिक गोदाम में बिजली का तार तक नहीं लगाया जाता है ताकि किसी तरह से आग नहीं पकड़ सके, जबकि एजीएम की लापरवाही से देर रात तक मोमबत्ती जलाकर मजदूरों से काम कराया जा रहा था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद डीसी ने संज्ञान लिया, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। सरकार और सिस्टम से लेकर आम लोग तक इससे बचने के लिए तमाम एहतियात बरत रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। रांची में रिम्स में भी कोरोना वायरस को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्था की जांच के लिए कल रिम्स में मॉक ड्रिल किया गया ताकि कोई भी संदिग्ध केस आने की स्थिति में उसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। हालांकि मॉक ड्रिल के दौरान लिफ्ट में खराबी सामने आई, जिसे तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोरोना को लेकर रिम्स के पेइंग वार्ड में तीसरी मंजिल पर 18 कमरों को तैनात किया गया है, जिसमें हर हालत से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था है। इसके बाद से उसका पहला काम जो हम लोग करेंगे कि उसके खून का और नेजोफेरेंजियल और थ्रोट का स्वाब लेंगे हम लोग। तो वो स्वाब लेके हम लोग उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलरा एंड एंट्रिक डिजीजेज कलकत्ता में है, वहाँ हम लोग भेज देते हैं। वो व्यवस्था हमारी पहले से है और भी दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीजेज को लेके, तो वहाँ वो चला जाएगा। 8 से 10 घंटे के अंदर वो निश्चित रूप से वहाँ हमारा सैंपल पहुँच जाता है। 24 से 48 घंटे में वहाँ से मेल से हमारा रिपोर्ट आ जाता है। तो और इस बीच जो कलेक्शन हम लोग करते हैं उसके लिए हमारी पूरी ट्रेनिंग है कि फुल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के, जिसमें कि गॉगल्स है, हेड मास्क है, हेड गियर्स हैं, उसके बाद से आपका मास्क है, ये सब पहन के। N95 मास्क का वहीं ज़रूरत है, सिर्फ जो ब्लड लेने जाएगा, जो उसको केयर, इंटीमेट केयर देगा, बस N95 की वहीं ज़रूरत है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि N95 को लेके अननेसेसरी हम लोगों को बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चक्रधरपुर रेल मंडल में कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से होकर गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में रेल यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर रेल कर्मियों की यात्रियों की जांच कर रहे हैं और रेलवे लगातार अपने कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजन कर रेल यात्रियों को सावधानी बरतने के तरीकों से उन्हें अवगत करा रहा, ताकि वे ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों को कोरोना वायरस से बचने के तरीकों से अवगत करा सकें। आपका हाथ देन पाम टू पाम कीजिए। आप थोड़ा स्टेरिलियम लेके आएंगे, थोड़ा हैंड ड्रॉप लेके आएंगे कोई। अरे बोल दीजिए ना के नाम से है उसके केसेस, सस्पेक्टेड केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है और ऐसे लोगों को अगर आइसोलेशन में रखा जा सकता है। सारे ही अस्पताल जो रेलवे के अस्पताल हैं उसमें एक आइसोलेशन का वार्ड अलग से बनाने के लिए निर्देश दिया गया है और साथ ही हर जिलाधिकारी को कोविड-19 के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो उनके साथ वार्तालाप करके ऐसे केसेस के बारे में जानना और उनको कैसे कम से कम लिमिटेड रखा जाए, इसके बारे में प्रयास करना इसमें शामिल। खबर है खूंटी से, जहां तमाड़ के गांगो गांव में देर रात जंगली हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन सूचना मिलने के 10 घंटे बाद पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। खूंटी, तमाड़ और बुंडू का क्षेत्र कई साल से हाथियों के आतंक से त्रस्त है, लेकिन वन विभाग के पास ग्रामीणों को जंगली हाथियों से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं। साल दर साल इन इलाकों में जंगली हाथियों का आना बढ़ता रहता है और हाथी ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के साथ फसल और अनाज भी बर्बाद कर रहे हैं। इधर झारखंड में कौशल विकास के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सरायकेला की लड़कियों को कौशल विकास योजना के तहत तमिलनाडु के कोयम्बटूर ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाकर उन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। परिजनों ने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है और इसके बाद आयोग उन बच्चियों को वापस लाने की कोशिश में जुटा है। सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है और बेरोजगार लड़कियों को झांसा दे के यहाँ से लेके जाया जा रहा अन्य राज्यों में, और वहाँ के जो संचालिका है या संचालन करने वाले लोग हैं वो बच्चों को ना ही सही से रखते हैं, ना ही उनके साथ बढ़िया व्यवहार करते हैं, और उनके जो अभिभावक यदि उनसे संपर्क करते हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी जैसा व्यवहार करते हैं। और रांची नगर निगम ने गर्मी के दिनों में जल संकट से निपटने के लिए पहल शुरू कर दी और इसके लिए अप्रैल से शहर के अलग अलग वार्ड में टैंकर से पानी का वितरण किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। पानी की आवश्यकता या फिर उसकी सप्लाई, पानी नहीं आने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके साथ सभी वार्डों के पार्षदों से जल संकट से घिरे वार्डों की सूची मांगी गई है। हालांकि आम लोगों का मानना है कि रांची में पानी की आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी कर देने से पानी की समस्या से नहीं निपटा जा सकता। लेकिन रांची नगर निगम जल संकट से उबारने का अभी तक कोई योजना नहीं बना पाई है।
जैसा हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया है, लेकिन वह हेल्पलाइन नंबर से घर घर जल पहुंचाना, टैंकर से पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। दे रही है सुविधा तो अच्छी बात है। अगर क्या बोलते हैं, और हम लोग को तो यहाँ पार्षद भी वही कटीन का है, माने कि इतना हम लोग को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि पानी नहीं आता है, तो यहाँ माने टंकी जो भिजवाते हैं गाड़ी वाला, वो माने यहाँ लाए तो वो भी नहीं लाते हैं। सफाई के लिए भी बोले, वो भी नहीं करवाए। पानी अभी नहीं दिया है, नहीं पाइप कोड़ाया है, लेकिन देखिए कब तक आने का संभावना है। गर्मी में कितनी दिक्कत? गर्मी में तो दिक्कत